स्वागत है आपका आपके चैनल कैटलिस्ट एजुकेशनल कैंपस में। आज अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इसका जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे थे एनसीईआरटी का। तो इसमें जो है हम लोग 7 तक क्वेश्चन देख चुके थे। बाकी बात जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है इसको हम लोग अभी क्लियर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्धसूत्रीय विभाजन को ध्यान में रखते हुए क्या आप बता सकते हैं कि पुनर्योगज डीएनए किस अवस्था में बनते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को सहज प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूट लेखन जीन के जुड़ने से हो सका था और डीएनए को विशिष्ट जगहों से काटा जा सकता है। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड डीएनए संवाहक की तरह कार्य करता है जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। प्लाज्मिड को संवाहक के रूप में प्रयोग विजातीय डीएनए खंड के परपोषी जीवों में पहुंचाया जाता है। प्रतिजैविक जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है जो डीएनए अणु के कटे हुए भाग पर कार्य कर उसके किनारों को जोड़ने का काम करता है। इस संयोजन से पात्रे निषेचन या इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाला डीएनए का निर्माण होता है जिसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिवेदक रिपोर्टर एंजाइम को वरण योग्य चिन्ह के रूप में उपस्थिति बाहरी डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरण के लिए या मॉनिटर करने के लिए किस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि बंधे हुए डीएनए को अदाता कोशिका में प्रवेश कराने की अनेक विधियां हैं। यह कार्य जब अदाता कोशिका अपने चारों तरफ स्थित डीएनए को धारण करने में सक्षम हो जाए तब किया जा सकता है। यदि पुनर्योगज डीएनए को जिसमें प्रतिजैविक यानी उदाहरण में अगर बात करें तो एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन स्थित होता है, ई कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाए तो परपोषी कोशिकाएं, यहाँ पे परपोषी हो गया कोशिकाएं प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। और यदि रूपांतरित कोशिकाओं को युक्त एगर प्लेट पर फैलाया जाता है तो केवल कोशिकाएं ही विकसित हो पाती है जबकि अरूपांतरित अदाता कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। और प्रतिरोधी जीन की कारण कोई भी एम्पिसिलिन को उपस्थिति में रूपांतरित कोशिका का चयन कर सकता है। इस मामले में प्रतिरोधी जीन को वरण योग्य चिन्हक कहते हैं। जब हम विजातीय डीएनए खंड का क्लोनिंग संवाहक में निवेश कराकर किसी भी जीवाणु, पौधा या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए इसमें गुणित होने लगता है और लगभग सभी पुनर्योगज प्रौद्योगिकियों का अंतिम उद्देश्य वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना ही होता है। इसके लिए पुनर्योगज डीएनए का अभिव्यक्त होने की आवश्यकता होती है और बाहरी जीन की उपयुक्त परिस्थितियों में अभिव्यक्त होते हैं और बाहरी जीन की परपोषी कोशिकाओं में अभिव्यक्त समझने के लिए कई तकनीकी बातें को विस्तार पूर्वक जानना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो पहला तो है प्रकृतियन का उद्भव, दूसरा है बायोरिएक्टर, तीसरा है अनुप्रवाह संसाधन। तो इसका उत्तर लिखिएगा। पहला हम लोग बात करें कि प्रतिकृतियन का उद्भव, तो यह वह अनुक्रम है जहां से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है और जब कोई डीएनए को कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिकाएं की अंदर प्रतिकृति कर सकता है और यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इसे संवाहक को क्लोन करना चाहिए जिससे मूल यानी ORI अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहायता करता है। अगला है बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों व्यष्टि एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध करता है। वृद्धि के लिए ये अनुकूलतम परिस्थितियां ही हैं जैसे तापमान, पीएच का आधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन,
जो बायोरिएक्टर सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। विलोडित हौज रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार होते हैं, जिनके आधार घुमावदार होने से एक बायोरिएक्टर के अंदर या जो ढांचा होता है या फर्मेंटर होता है उसके अंदर अंतर वस्तु की मिश्रण में सहायता मिलती है। विलोडक बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता के मिश्रण का काम करते हैं और विकल्पतः हवा बुलबुले के रूप में बायोरिएक्टर में भेजी जा सकती है। रिएक्टर एक प्रक्षोपक यंत्र यानी एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र व प्रतिचयन प्रधार लगा होता है। इससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है। ठीक है। और बात करें ग में, तो ग में है अनुप्रवास संसाधन। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से होकर गुजरता है। इन प्रक्रमों में पृथक्करण व शोधन सम्मिलित है। इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पाद को उचित परीक्षक के साथ संरूपित करते हैं। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण यानी फॉर्मुलेशन की चिकित्सीय परीक्षण से गुजारते हैं। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, संक्षेप में बताना है, जिसमें है पीसीआर, प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए और काइटिनेज। तो इसका उत्तर लिखिएगा पहला का पीसीआर का। तो पीसीआर का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में उपक्रमकों यानी प्राइमर, छोटे रासायनिक संश्लेषित अटम्युक्लिप्टा जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं, दो समुच्चयों यानी सेट व डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए पात्रे यानी इन विट्रो विधि द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए के टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रमों को विस्तृत कर देता है। यदि डीएनए प्रतिकृति परिक्रम कई बार दोहराया जाता है, तब डीएनए खंड को लगभग 1 अरब गुना परिवर्धित किया जा सकता है। इसी में ख है कि प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए। तो इसका आंसर लिखिएगा कि आणविक कैंची कहे जाने वाले प्रतिबंधन एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज से डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका है। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिक डीएनए से जोड़ा जाता है और यह प्लाज्मिक डीएनए संवाहक यानी वेक्टर की तरह कार्य करता है, जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइपेज के द्वारा होता है, जो डीएनए अणु वह कटे हुए भाग, यहाँ पे वे नहीं होगा वह होगा, वह कटे हुए भाग पर कार्य कर उसे किनारों को जोड़ने का काम करते हैं। इस संयोजन से पात्रे यानी इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। जब यह डीएनए एर्कियो कोलाई में स्थानांतरित किया जाता है, तो यह नए परपोषी वे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर अनेक प्रतिकृतियां बना लेता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति ई कोलाई का गुणन ई कोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की कॉलोनी कहलाती है। वहीं ग बात करें तो काइटिनेज की, तो काइटिनेज एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है कि अपने अध्यापक से चर्चा करके पता लगाइए कि निम्नलिखित में से किसे भेद करेंगे। पहला है कि प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए का, आरएनए और डीएनए का, और एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज का। तो इसका उत्तर लिखिएगा कि प्लाज्मिक डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर। तो अनेक जीवाणुओं में गुणसूत्र के अतिरिक्त कुछ डीएनए के अतिरिक्त गुण होते हैं, जिनमें आनुवंशिक सूचना निहित होती है। डीएनए के अणु प्लाज्मिड कहलाते हैं। इनमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण यानी रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। आनुवंशिक प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी में आगे बात करें तो गुणसूत्रों के डीएनए में ही आनुवंशिक लक्षणों की रूपरेखा संकेतों के रूप में निहित होती है। इन्हीं संकेतों के आधार पर दूत आरएनए का संश्लेषण होता है, जिससे प्रोटीन अणुओं का निर्माण होता है, और यही प्रोटीन
शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में एंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। ख बात करें आरएनए और डीएनए में अंतर, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, इसमें एडेनिन तथा थाइमिन होता है। इसमें 2 रज्जुक होते हैं जो समान प्रकार के ही रहते हैं। और आरएनए में राइबोज शुगर होती है, इसमें एडेनिन तथा यूरेसिल होता है। इसमें डीएनए का एक रज्जुक की ट्रांसक्रिप्शन के काम में प्रयोग किया जाता है और ट्रांसक्रिप्शन कार्य को पूरा करने हो जाने पर डीएनए के दोनों रज्जुक फिर कुंडलिनी बना लेते हैं और आरएनए पॉलीमरेज की किसी प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती है। और बात करें एंडोन्यूक्लियेज की और एक्सोन्यूक्लियेज में अंतर की, तो एंडोन्यूक्लियेज एक्सोन्यूक्लियेज जो होता है डीएनए के सिरे पर न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए को भीतरी विशिष्ट स्थलों पर जोड़ते हैं। ठीक है, सही विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, एज है मतलब वहाँ पे तोड़ना ही कहीं काम करेगा। ठीक है, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर है मानता हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए याद करने का।